तकरीबन एक महीना रह गया चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज में। 19 फरवरी से उसका आगाज होना है और आज है जी 17 जनवरी। 17 जनवरी से 19 फरवरी एक महीना और तकरीबन 2-3 दिन हैं अभी इसमें। आकिब कुरैशी, काम कहाँ तक पहुंचा है स्पेसिफिकली अगर कजाफी स्टेडियम की बात की जाए, क्योंकि ये दोबारा से एक हिसाब वेट हुआ है। नेशनल स्टेडियम पर भी बात करेंगे, लेकिन इसकी मेरे ख्याल 31 जनवरी डेट दी गई है लास्ट। जी बिल्कुल हमजा, जिस तरह अभी आपने बताया कि एक महीना रह गया। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लेटर भी लिख दिया है और उन्होंने उनसे ओपिनियन मांगी है कि हम कजाफी स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी करवाएं या कराची स्टेडियम में। और जो टेंटेटिव डेट है वो 17 फेब जो है बताई जा रही है कि 17 फेब को आईसीसी ओपनिंग सेरेमनी करने का प्लान रखता है। लेकिन आईसीसी का इसरार ये है कि कराची में करवाई जाए क्योंकि ओपनिंग मैच कराची में है। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में आपको पता 22 फरवरी को मैच है और पहला मैच ही बड़ा तगड़ा है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान। और आज काजी जवाद साहब जो कि डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग की, पूरा स्टेडियम उन्होंने विजिट करवाया और विजिट के दौरान उन्होंने बताया कि 30 जनवरी तक जो है कजाफी स्टेडियम को रेडी कर लिया जाएगा। बस जो पीसीबी की ऑफिस वाली बिल्डिंग है उसका पहला और दूसरा फ्लोर कंप्लीट होगा, बाकी तमाम फ्लोर्स में काम चलता रहेगा। लेकिन उसके बाहर वाली जो साइड है, यानी कि जो जिसको आप कहते हैं मुंह है उस बिल्डिंग का, उधर शीशे लगा के एक रेडी कर दिया जाएगा। और जो फाइनल डेट है वो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब देंगे। कुर्सियां लगाने का अमल जारी है, ग्रीन एंड वाइट कलर की कुर्सियां लग रही हैं। स्क्रीन भी कल रात को यहाँ पर पहुंच गई हैं। स्क्रीन चाइना से आई, लाइट जो है वो भी चाइना से आई और कुर्सियां भी चाइना से आई। तीनों चीज़ें चाइना से आई हैं और वो उसकी जो इरेक्शन वो जारी। और सबसे लेटेस्ट ये है कि जो कजाफी स्टेडियम से इर्द गिर्द नेस्टर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसकी कारपेटिंग आज शुरू कर दी गई है। तो बड़ा तेजी से काम जारी है। जिस तरह पीसीबी कह रहा है कि 30 जनवरी तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, तो मुझे लगता है 30 जनवरी तक काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद छोटा मोटा काम जो रेनोवेशन का है वो भी कर लिया जाएगा। और जो आम शायकीन के लिए जनरल स्टैंड्स हैं, जिस तरह टिकट्स का भी ऐलान हो चुका है, टिकट्स की कीमत का 1000 से लेकर 12,500 रुपये तक की जो है वो कीमत रखी गई है कजाफी स्टेडियम में। गैलरीज जो होनी है उसकी कीमत 12,500 है। अदरवाइज जनरल इंक्लोजर की टिकट 1000 रुपये। और मैं जनरल इंक्लोजर से लेकर गैलरी तक तमाम इंक्लोजर्स में गया हूँ और लिटरली स्पीकिंग मुझे व्यू में कहीं भी फर्क नजर नहीं आया। जितना अच्छा व्यू 1000 रुपये वाली टिकट में है उतना ही अच्छा व्यू 12,500 वाली में है। जस्ट फर्क ये होगा कि 12,500 में आप एक बॉक्स में बैठे होंगे, वहाँ पे खाना पीना आपको रोटी छोटी आराम से मिल जाएगी, ठीक है। आप अपनी फैमिली के साथ, दोस्त यार वगैरह के साथ मतलब वीआईपी माहौल में बैठ के देखेंगे। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा चल रहा है हमारे हमसाए मुल्क में, तो वो बाकी रुदात सलमान भाई खुद बता सकते हैं वहाँ के स्टेडियम कैसे। नहीं, सलमान भाई तो बॉदर ही नहीं करते उनके कमेंट्स को। और जिस तरह अच्छा, यहाँ में कल हमने इसके ऊपर भी एक बात की थी, ये जो पीसीबी की मीडिया पॉलिसी है कि हर बंदा जो है वो ग्राउंड के अंदर जाता है और वीडियो बना के आ जाता है और तरह तरह के एंगल रिस्ट्रिक्शंस अब आयद कर दी गई। अब यूट्यूबर्स को अलाउ नहीं है वहां पर जाके वीडियो बनाना। इवन जो टीवी चैनल्स हैं उनको भी पहले परमिशन लेनी पड़ रही है और अब प्रॉपर अपॉइंटमेंट के साथ वहां जाकर शो रिकॉर्ड हो रहे हैं। बट साहब जिस शिद्दत से आकिब ने ना सारी चीजें चाइना से मंगवाई है ना, मेरे ख्याल प्लेयर भी एक एक करके ना उधर मंगवा लेने चाहिए ने। जो सूरत हाल है कि ये भी चाइना से, ये भी चाइना से, ठीक है। दरीना हमारी दोस्ती उनके साथ बड़ी खूबसूरत बात है। तो अगर इस तरह की रेनोवेशन पे क्या कहेंगे? वैसे बहुत सी मेमोरीज आपकी भी डेफिनेटली कजाफी स्टेडियम के साथ एफिलिएट होंगी। वहाँ के इंक्लोजर के नाम ज़ेर गर्दिश थे कि जनाब नाम चेंज कर दिए जाएंगे। तो इस तरह की बातें नॉन क्रिकेटिंग जो फेसेस हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। इस पर कोई कमेंट करते हैं आप? देखिए, दुनिया में ओपिनियंस की कमी नहीं है। हर इंसान के अपने ओपिनियंस होते हैं और उसको लोग प्रेजेंट करते हैं। उनका कैरेक्टर होता है पॉजिटिव, नेगेटिव। तो हर किस्म की गुफ्तगू आपको सुनने को मिलती है और आप अपनी पिक एंड चूज कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आप कम से कम चैनल तो बदल सकते हैं। तो वो वाली सहूलत सबको हासिल है। तो इसलिए इस चीज के बारे में बॉदर नहीं करना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन आई थिंक ये पीसीबी ने बहुत अच्छी मूव की है कि वहां पर उन्होंने एक जो है ना कोई क्राइटेरिया सेट करेंगे कि वो किसको इजाजत दे रहे हैं, वो किस किस्म की बात जा रही है। क्योंकि लोग मिस इन्फॉर्म भी करते हैं, उसको डिफरेंट एंगल्स के साथ भी यूज करते हैं। हालांकि काम इस मौसम के अंदर, देखिए ये मौसम ऐसी शिद्दत वाला है कि लोगों का घर से निकलने को दिल नहीं करता। और इसमें जिस स्पीड से ये काम हो रहा है, मैं समझता हूँ कि सलूट है उन सारे वर्कर्स को जो वहां पर लगे हुए इन हालात के अंदर और जिस तेजी के साथ वो ये काम कर रहे हैं। तो इधर ही जहां पर जिन लोगों की कदर करनी चाहिए, हम लोग उस चीज को खतर खा में नहीं लाते। हमारे अपने जो पैटी एजेंडाज है ना, हमने उनको आगे रखा हुआ है कि किसी तरह थोड़ी सी व्यूअरशिप मिल जाए। और व्यूअरशिप भी वो वाली डिमांड कर रहे हैं जिन्होंने इतने आना ही नहीं। यानी सब तो ज्यादा फिक्र उनको है जिन्होंने इधर ना आना है ना खेलना है, ठीक है। तो
मेरा ख्याल है कि अच्छा, वैसे बहुत आप सलमान irrelevant भी उधर खेले हैं जाके, वहां की वैसे क्या कोई स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम होते हैं? क्योंकि विजुअल्स कुछ और कहते हैं, टीवी पर कुछ और आता है, लेकिन एक्चुअल में तो आपने देखा हुआ है ना, वहां की क्या सूरत हाल होती है वैसे? देखिए, जब से आईपीएल आई है तो जाहिर है वो, और इन बदलते वक्त के साथ उन्होंने चीज़ों को अपग्रेड किया है। लेकिन अगर आप बात करें 2004-5 के टूर्स की, तो मैं आपको बताऊं कि वो जो स्टेडियम्स थे वो सारे स्टेट ऑफ द आर्ट तो नहीं थे, कुछ तो बिल्कुल नॉर्मल थे। ठीक है, वो तो बाद में जब आईपीएल आई, फ्रेंचाइजीज आई और इंडिया की क्रिकेट को बूम पकड़ा, तो सारी चीजें वहां पे इम्प्रूव हो गई। लेकिन पहले वहां पर भी हालात जो थे, बल्कि पाकिस्तान में बहुत बेहतर थे उससे, क्योंकि हम तो वहां पे भी 2 टूर्स किए और फुल टूर्स किए। सो कहने का मकसद ये है कि हर मुल्क के ऊपर हालात आते हैं, उनके ऊपर अच्छा टाइम आया, उन्होंने चीजें बदल ली, हमारा भी प्रोसेस हो जाएगा ठीक। लेकिन ये जो है ना, मजबूर करना, बातें बनाना और चीजें करना, और नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाना, आई थिंक ये सबसे आसान होता है। और इसमें बहुत सारे उधर ऐसे लोग हैं जो यदतुल्ला रखते हैं, जैसे राजा साहब। विच इज़ अ गुड डिसीजन अकॉर्डिंग टू सलमान भट्ट साहब। उनका कि चौथे इनिंग्स में जितनी मूवमेंट इस विकेट में है, खासी मुश्किल पेश आएगी, तो ये फैसला बहुत वाइजली किया गया, जो कि अच्छी चीज़ है। अच्छा, हम थोड़ी सी ओपनिंग पेयर की बात कर रहे थे। हुरैरा उस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए। इमामुल हक का, क्योंकि उसे कंपेटिटर कह रहे थे, स्क्वाड का हिस्सा भी थे। तो सलमान भट्ट साहब, जो खबरें हम तक ही आ रही हैं कि इमामुल हक जो है कागजों में थे, लेकिन जो आकिब जावेद साहब है ना, उनका बहुत ज्यादा झुकाव जो है वो रिलाय करते हैं, और उनका मानना है कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो है ना, उनके नजदीक ये दुनिया का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बॉलर्स को तंग करने के लिए, फील्डर्स को तंग करने के लिए, वो मस्ट गो विद दिस कॉम्बिनेशन लेफ्ट राइट। तो आप समझते हैं कि ये होना ही जरूरी है? अगर 2 लेफ्टी भी जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं वैसे। दुनिया के जो टॉप ओपनिंग पेयर्स रहे हैं ना, जिनके बड़े बड़े नाम हुए हैं, तो उसमें आपको 2 राइट हैंडर्स भी मिले हैं और 2 लेफ्ट हैंडर्स भी मिले हैं। हेडन और गिलक्रिस्ट, हेडन और लैंगर, सईद अनवर, आमिर सोहेल। ठीक है, अभी आप खुद देखेंगे अपना पेयर बनाएंगे, साइम अयूब और फखर जमान। ठीक है, फिर इसके भी आगे चले जाए, राइट हैंडर्स में आपको मिल जाएगा डेजमंड हेन्स एंड ग्रेनेज। तो इतने इतने बड़े प्लेयर और इतने शानदार प्लेयर्स रहे हैं, दुनिया को डोमिनेट किया है। जब आप बैट्समैन है ना, तो आपको खेलना आना चाहिए हर चीज को। हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि जी वो जरा बॉलर को लाइन एडजस्ट करनी पड़ती है, वो तो खाली अगर इससे बात बनती होती तो फिर पता नहीं क्या क्या हो जाता। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट 2 बैटर्स होते हैं, और वो कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो लेफ्ट राइट हो। अच्छा जी, गिलक्रिस्ट और हेडन के अब जो उनका तस्करा हो गया, तो गिलक्रिस्ट और हेडन ने 100 इनिंग्स जो हैं वो ओडीआई में इकट्ठे खेले, इसमें उन्होंने 5372 रन बनाए हैं, और 51 की इन दोनों की पार्टनरशिप की एवरेज है। सईद अनवर और आमिर सोहेल की जो पार्टनरशिप की एवरेज है वो 73 इनिंग्स के बाद 39 की है। एक बहुत और शानदार लेफ्ट हैंड पार्टनरशिप चंदर पॉल और क्रिस गेल की थी, जिन्होंने 48 की एवरेज से रन बनाए। तो लेफ्ट हैंडर्स की ओपनिंग कॉम्बिनेशन होने में कोई मसला नजर आता नहीं है वैसे। आकिब साहब, वैसे फखर और इमाम की भी बता दें अगर आप, तो मजा ही आ जाएगा भी। ये फखर और इमाम की ओपनिंग पार्टनरशिप की जो एवरेज है वो 55 है। वाह, 55 की एवरेज की बात ही खत्म हो गई। अच्छा, ये इंटायरली आकिब जावेद साहब का फैसला था? ऑब्वियसली आकिब जावेद साहब को इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फुल पावर दी गई है। उनके ये जो प्लेयर सिलेक्शन है, इसमें भी जो है मैक्सिमम जो है इनपुट जो थे इन्हीं की थी, और प्लेइंग 11 की भी इन्हीं की थी। अब जो बैटिंग ऑर्डर हो रहा है, बॉलिंग ऑर्डर, और ये तीनों स्पिनर्स खिलाने का फैसला भी इन्हीं का था। जब हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि पहले जाहिद महमूद को स्क्वाड में रखा जाना था, लेकिन उनको नहीं रखा गया। अब इसके साथ इब्रार अहमद को लेके आए हैं। इब्रार अहमद, हमें पता है कि वो पिछले काफ़ी अरसे से वाइट बॉल क्रिकेट से अटैच है, लेकिन इधर उनको एज अ तीसरे स्पिनर के तौर पर इब्रार अहमद को लेके आए हैं। अब लेट्स सी कि उनको कितना यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि जाहिद महमूद को हमने इतना यूटिलाइज नहीं किया था, क्योंकि 2 प्लेयर्स ने ही मैच खत्म कर दिया था। अब इधर जो आकिब जावेद साहब ने इब्रार अहमद को बीच में डाला है और हुरैरा को चांस दिया है। लेट्स सी कि जब मैच एंड होता है या एट द एंड ऑफ द डे कि उनका ये फैसला कितना दुरुस्त साबित होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी डिसमिसल पे बात कर लें। हमने ओपनिंग पेयर पे बात की। बाबर आजम बैक टू बैक 50s हमने देखा, साउथ अफ्रीका टूर में भी अच्छा परफॉर्म किया, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया वाले में भी अच्छा, ओडीआईज में भी अच्छा किया। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली, अच्छा इतना बड़ा निक था, इसके बावजूद उनका थर्ड अंपायर पे फैसला लेके जाना, और ये इतना बड़ा जो कप्तान भी रह चुके हैं, एक रिव्यूज आया करना, इट्स अ क्राइम। वैसे तो क्या कहेंगे इस डिसमिसल पर? हमजा, मैं यही कहूंगा कि आप बड़े आज एग्रेसिव हार्डलाइनर बने हुए हैं। हुरैरा का डेब्यू है और आप कह रहे हैं वो कुछ नहीं कर सके, ये नहीं कर सके। उसका थोड़ा सा उसको आप मौका दें। और
देखिए बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, अगर आप बाबर के जेस्चर्स देखें ना, जब उनका एज हुआ तो वो सामने से कंसल्ट कर रहे थे। तो कई बार ऐसा होता है कि पता जरूर होता है बैटर को, लेकिन थोड़ा सा डाउटफुल होता है, तो शायद उसने चांस लिया हो। और हमें भी पता है कि वो बहुत बड़े रन्स नहीं कर रहा, और पाकिस्तान के पास उस वक्त तीनों रिव्यूज इंटैक्ट थे, तो शायद उन्होंने चांस लिया हो। कई दफा ऐसा होता है कि आपको कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं होता कि एग्जैक्टली बैट पैड पे लगा है या बैट जो है वो गेंद के साथ लग गया है। ऑल्दो के बड़ा क्लियर डिसीजन था, बट आई स्टिल बिलीव कि जो आपने बात की है कि अगर जज हो गया आपको तो फिर आपको रिव्यू जाया नहीं करना चाहिए। ऑन दैट आई एम टोटली विद यू। लेकिन कई बार बैटर इस तरह होते हैं कि वो डाउट में भी होते हैं और कई बार चांस भी ले लेते हैं। सही है जी अहमद। अच्छा बट साहब, जो वेस्ट इंडीज़ का बॉलिंग अटैक है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब माजी में जो बॉलर यहाँ आते रहे, जो आपके ज़माने में भी जो वेस्ट इंडीज़ का बॉलिंग अटैक हुआ करता था, उसके मुकाबले में अगर इस बॉलिंग लाइन आपको कंपेयर करें तो क्या समझते हैं कि ये एक क्वालिटी बॉलिंग लाइन है इन कंडीशंस के अंदर, बॉलिंग लाइन अप है? देखिए कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट का जो म्यार है उस वक्त का, जब मैं खेल रहा था और मेरे खेलने से 10-12 साल पहले का और उससे भी 10-12 साल पहले का, तो जितना पीछे जाते जाए उतना उनका म्यार बुलंद था। जितना वो आगे आते गए वो उनकी स्ट्रगल जो है ना वो बढ़ती रही। और हाल ये है कि वहां पे जितने टॉप क्लास क्रिकेटर्स आते हैं उनकी प्रेफरेंस लीग क्रिकेट होती है, वाइट बॉल क्रिकेट की तरफ बहुत ज्यादा उनका झुकाव होता है। उनकी स्ट्रगल चल रही है। ऑल्दो के बीच में कई बार वो बड़ा अच्छा एक आध मैच, इंग्लैंड में उन्होंने टेस्ट मैच जीता, ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच जीता, तो टैलेंट तो है उनके पास। लेकिन जैसे ही कोई एस्टैब्लिश होता है तो वो उसको वाइट बॉल क्रिकेट ले दे जाती है। रेड बॉल क्रिकेट में उतनी कह लेंगे उनको उतने पैसा नहीं मिलता और उतनी ज्यादा क्रिकेट नहीं मिलती। और ये डिस्पैरिटी है जिसको आईसीसी को देखना है। एक तो टेस्ट मैच के अंदर कि आप कितनी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि टेस्ट मैचेस बड़े कम होते हैं। ज्यादा टेस्ट मैच जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही खेलते हैं, वो उनके मुकाबले में बाकी टीमों के तो आधे आधे मैच होते हैं। तो अगर ये इतनी डिस्पैरिटी होगी तो वो किस तरह टेस्ट क्रिकेट की तरफ आएंगे? और जब तक वो टेस्ट क्रिकेट की तरफ नहीं आएंगे उनकी वाइट बॉल की क्वालिटी भी बहुत शानदार नहीं होगी। तो ये क्वालिटी जो कंट्रोल है ये तो आईसीसी ने करना है। और अकेले बोर्ड जो है वो तो स्ट्रगल करेंगे। जब आईसीसी हर एक की लीग को एनओसी दे देगी तो फिर बोर्ड कैसे लोगों को रोकेंगे कि वो ज्यादा पैसे और ग्लैमर की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा ग्लिटरी और इजी ऑन द फिजिक वाली अपॉर्चुनिटीज की तरफ जा रहे हैं। कहाँ 4 ओवर, कहाँ 5 दिन हो सकता है आपको 3 दफा 20-20, 25-25 ओवर कराने पड़े किसी एक बॉलर को। तो ये आसान नहीं है। आप जहां काम ज्यादा ले रहे हैं उसकी कोई बात ही नहीं है, उसके ऊपर कोई रिम्यूनरेशन ही नहीं है उस हिसाब की। और जहां पे काम छोटा सा है, प्रेशर भी नहीं है, क्रिकेट भी इजी है, और वहां पे 4 इंटरनेशनल और 7 लोकल खेल रहे हैं, वहां पे हर चीज ज्यादा मिल रही है, तो कौन जाएगा फिर टेस्ट खेलने?